Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो हमने शुरू किया था राजा, किसान और नगर, जिसके 2 पार्ट हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और इसके 2 वीडियोस आपको कहाँ मिलेगी, मेरे ही चैनल पर 12th क्लास हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें हिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 2 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। आज हम उसी चैप्टर का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे और साथ ही साथ ये फाइनल पार्ट है। तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सरदारियों के बारे में पढ़ा था, शक शासकों के बारे में थोड़ा सा देखा, सातवाहन शासकों के बारे में देखा, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से देहात में बदलाव आ रहे थे, क्या क्या नई तकनीकें आ रही थी। तो बदलता हुआ देहात हमने टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने कृषि की तकनीकियों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, हल में लोहे के फालों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। बदलते हुए देहात में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। तो जो भी चैनल पर आज पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि और भी आगे की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बदलते हुए देहात में जो अगला टॉपिक है वो है हमारा ग्रामीण समाज में भिन्नताएं, ठीक है। तो जो ग्रामीण समाज था वो क्या था, बटा हुआ था। उसमें क्या भिन्नताएं देखने को मिल रही थी, वहां पर देखने को मिल रहा था कि बड़े जमींदार थे कुछ और कुछ छोटे किसान थे, भूमिहीन किसान थे, ठीक है। तो जो खेती में से जुड़े लोग थे उनमें भेद देखने को मिल रहा था कि कुछ के पास भूमि थी, कुछ के पास भूमि नहीं थी, किसी के पास ज्यादा भूमि थी, किसी के पास कम भूमि थी, ठीक है। तो ये भेद देखने को मिल रहा था। और उस समय पर एक शब्द काफी प्रचलित था, वो था गृहपति, ठीक है। गृहपति जिसका मतलब होता था घर का मुखिया, ठीक है। गृहपति का मतलब होता था घर का मुखिया। और ये मुखिया जो होते थे उस समय, जैसे जो छोटे किसान हैं वो या फिर जो जमींदार, जो भी अपने घर का मुखिया, उसे क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। इसके अलावा ग्राम प्रधान हुआ करते थे। और ये ग्राम प्रधान कौन थे, जमींदार और बड़े किसान। ये जो ग्राम प्रधान का पद होता था ये वंशानुगत होता था, यानी कि बाप के बाद बेटे को, फिर उसके बेटे को, इस तरीके से ये पद जो था वो मिलता था, ठीक है। तो ग्राम प्रधान और गृहपति 2 शब्द यहाँ पर उस समय पर प्रचलित थे, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक देखने को मिलता है, या एक अगला पॉइंट है आपका भूमिदान। तो भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। तो भूमिदान की अगर हम बात करें तो भूमिदान के कुछ अवशेष हमें मिलते हैं, ठीक है। तो भूमिदान की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो भूमि है वो दान की जाती थी। और किसके द्वारा दान की जाती थी, वो दान की जाती थी राजाओं के द्वारा, ठीक है। राजाओं के द्वारा किसको दी जाती थी, अक्सर ब्राह्मण और धार्मिक संस्थाओं को ये भूमि जो है वो दान की जाती थी, ठीक है। तो राजाओं के द्वारा की जाती थी। और इसके हमें कहाँ से संकेत या साक्ष्य मिलते हैं, तो अभिलेख लिखवाया करते थे राजा, उससे हमें क्या मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो अभिलेख जो लिखवाते थे तो वो किस पर लिखवाया करते थे, अभिलेख लिखवाने के लिए वो कठोर सतह का इस्तेमाल करते थे। और जो मोस्टली अभिलेख मिले हैं वो ताम्रपत्र पर मिले हैं, ठीक है। तो मोस्टली अभिलेख हमें ताम्रपत्र पर मिले हैं। और अगर हम बात करें, एक उदाहरण जो हमें आपका एनसीईआरटी में दिया गया है वो बताया गया कि प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है। अब ये चंद्रगुप्त कौन से वाले हैं, मौर्य साम्राज्य वाले नहीं, गुप्त साम्राज्य वाले, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जिनका नाम था प्रभावती गुप्त, जिनका विवाह वाकाटक साम्राज्य में हुआ था, जो उस समय पर काफी प्रचलित था, ठीक है। दक्कन के पठारी एरिया में काफी ज्यादा प्रचलित ये साम्राज्य था वाकाटक, उसमें प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी, ठीक है। और प्रभावती गुप्त के ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भूमिदान करी थी, ठीक है। भूमिदान के साक्ष्य मिलते हैं और उन्होंने लिखवाया भी था एक अभिलेख, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से भूमि को दान उन्होंने किया है, ठीक है। तो भूमिदान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं हमें। इसके अलावा एक कारण पता चलता है कि क्या कारण होते होंगे राजाओं के भूमिदान करने के, ठीक है। तो भूमिदान के कारण में, भूमिदान जो थी वो क्यों की जाती थी, राजा भूमिदान करके किसानों को भूमि देकर या किसी को भी भूमि देकर, ब्राह्मणों को भूमि देकर एक तरीके से नए कृषि क्षेत्र बनाना चाहता था, नए कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता था। एक कारण तो ये माना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो कोई बताने के लिए तो है नहीं हमारे पास, तो हम अनुमान लगा सकते हैं। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद इसीलिए भूमिदान करते थे कि नए कृषि क्षेत्र प्रोत्साहित हो। इसके बाद दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए
और अपना समर्थन जुटाने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समर्थक इकट्ठे करने के लिए क्या करते होंगे, राजा भूमि का दान करते होंगे। तो ये दो कारण हमें पता चलते हैं। अभी हमें पता नहीं कि ये कितने सच्चे और कितने झूठ, क्योंकि ऐसा कुछ साक्ष्य मिलता नहीं है प्रॉपर्ली। हाँ, इतिहासकारों ने जो अनुमान लगाया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अगला आपका टॉपिक है नगर और व्यापार, ठीक है। नगर और व्यापार टॉपिक में हम देखेंगे कि नगरों और व्यापार में क्या परिवर्तन आया था, ठीक है। तो नगर और व्यापार में सबसे पहली बात करें तो जैसे आपको पता ही है, पाटलिपुत्र जो मौर्य साम्राज्य के समय से ही काफी फेमस था, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था इसको, और ये नदी के किनारे था, जिसके कारण ये विकसित भी हुआ, ठीक है। और एक नगर आपका पुहार जो समुद्र तट पर था, और इसके अलावा मथुरा जो व्यवसायिक केंद्र बन जाता है, ठीक है। तो ये तीन नगर उस समय पर क्या होने लगे, प्रचलित होने लगे। कौन कौन सा, पाटलिपुत्र नदी के किनारे होने के कारण, पुहार समुद्र तट पर होने के कारण, मथुरा भी नदी के किनारे था, और साथ ही साथ ये क्या बन गया था, एक व्यवसायिक केंद्र बन गया था, ठीक है। अगला हम बात करें क्या कि संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। अब ये संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार में हम क्या देखेंगे कि एक ऐसा वर्ग जो क्या करा करते, जो संभ्रांत है, जो अच्छा खासा पैसे वाला है, ठीक है, और उनमें उनके साथ शिल्पकार जो मतलब ये जो आपके बर्तन वगैरह बनाने का या मनके वगैरह बनाने का, औजार बनाने का वगैरह बनाने का कार्य करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पात्र मिला है यहाँ जब खुदाई की गई तो अवशेषों के रूप में, जिसको कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है, ठीक है। अभी कृष्ण मार्जित पात्र क्या होता था, ये एक ऐसा बर्तन था जिस पर चमकदार कलाई चढ़ाई हुई थी, ठीक है। चमकदार ये बर्तन था, और ऐसा माना जाता है क्योंकि ये महंगा था, देखने से ही लगता था प्रेशियस, कीमती सा, तो ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ अमीर लोगों के पास ही होता होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम धातुओं की बात करें तो किन किन धातुओं का प्रयोग ये लोग उपकरण और औजार आभूषण बनाने के लिए करते थे, तो ये सोना, चांदी, कांसा, तांबा, हाथी दांत और शीशे की धातुओं का प्रयोग करते थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रेणी शब्द का उल्लेख मिला है। अब ये जो श्रेणी शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो श्रेणी शब्द का प्रयोग उत्पादक और व्यापारियों के संघ के लिए किया जाता था। यानी ऐसे व्यक्ति जो कच्चे माल को लाकर उससे वस्तु बनाकर उसे बाजार तक पहुंचाते हैं, ऐसी वर्ग के लिए, ऐसे समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, श्रेणी का, ठीक है। तो क्या देखा हमने, संभ्रांत वर्ग में कृष्ण मार्जित पात्र जो एक बर्तन है, जो कलाई चढ़ा हुआ बर्तन है, ठीक है, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, इन सब का ये प्रयोग करते थे। और साथ ही साथ श्रेणी शब्द के बारे में मैंने आपको इस टॉपिक में बताया, ठीक है। अगला देखें व्यापारिक मार्गों की अगर हम बात करें तो नदी के माध्यम से, थल मार्ग के द्वारा ये लोग व्यापार किया करते थे। और व्यापार कहाँ से होता था, भारत से लेकर किन किन एरियाज में व्यापार हो रहा था, तो ये भारत के बाहर मध्य एशिया में भी व्यापार कर रहे थे उस वक्त हम लोग, और दक्षिण पूर्व एशिया, साथ ही साथ उत्तरी अफ्रीका के तक भी ये व्यापार क्या था, फैला हुआ था, ठीक है। तो कहाँ कहाँ, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। तो कहाँ और किस माध्यम से करते थे, नदियों और थल के माध्यम से हम लोग व्यापार किया करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्के और राजाओं की, ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसका और काफी इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सिक्के और राजा की हम बात करें तो यहाँ पर जब काफी खुदाई की गई और अवशेष मिले तो कई तरीके के सिक्के मिले, लेकिन आहत सिक्के जो थे इसमें वो सबसे ज्यादा प्रचलित थे। आहत सिक्के क्या होते थे, इन पर कोई निशान या कोई आहत कर चोट लगाकर छाप वाले सिक्के ये हुआ करते थे, जैसे कोई राजा की छाप हो गई या किसी तरीके की छाप वाले सिक्के थे। तो ये जो आहत सिक्के थे ये किन्होंने शुरू करे या किसने बनवाए, तो आहत सिक्के जो थे ये चांदी और तांबे के हुआ करते थे, और ऐसा माना जाता है कि ये हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। कौन से सिक्के, आहत सिक्के किसके बने होते थे, चांदी और तांबे के बने होते थे। किसने चलवाए, तो हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सोने के सिक्के, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए सबसे पहले और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आपको बताना है कि कुषाण शासकों द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे भव्य सोने के सिक्के किनके द्वारा बनवाए गए या चलाए गए, तो तब आपको किसका नाम लिखना है, गुप्त शासकों का नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुषाण शासकों ने शुरू करवाए, लेकिन उसके बाद अगर बात करें सोने के सबसे भव्य सिक्के किसने चलाए, तो वो गुप्त शासकों ने चलाए, ठीक है। इसके अलावा एक और मिलता है आपका
कि पंजाब और हरियाणा की तरफ से हमें क्या मिलते हैं, तांबे के सिक्कों के साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो है पंजाब और हरियाणा में जो योद्धा शासक होते थे उनके द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से? सबसे पहले आहत सिक्के जो चांदी और तांबे के थे, और किसने चलवाए? हिंदू यूनानी शासकों ने। इसके अलावा सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने, और सबसे भव्य सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा में योद्धा शासकों के द्वारा तांबे के सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें अभिलेखों के बारे में बताया गया कि अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में ये अभिलेख मिले थे। और ये जो ब्राह्मी लिपि थी और जो खरोष्टी लिपि थी, जो ब्राह्मी लिपि थी वो प्राकृत भाषा से कुछ मिलती जुलती थी, जबकि खरोष्टी लिपि अरामाइक भाषा जो आपकी थी उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी। और जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने इन लिपियों को पढ़कर अशोक के बारे में और इस काल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां दी हैं। और जब उन्होंने इन अभिलेखों को पढ़ा तो उन्हें अशोक के लिए 2 शब्द या मतलब कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग मिला, जैसे कि एक तो पियदसी यानी कि सुंदर मुखाकृति वाला, ये अशोक के लिए प्रयोग किया जाता था। और साथ ही साथ अशोक जो थे वो अपने लिए उपाधि का प्रयोग करते थे जिसका नाम था, जो थी देवानप्रिय। देवानप्रिय मतलब देवों के प्रिय। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ अशोक नहीं, और भी काफी शासक थे जो अपने नाम के आगे देवताओं की उपाधि लगाया करते थे या अपनी तुलना देवताओं से किया करते थे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो मैंने आपको बताया आपके 3 पार्ट्स है इस वीडियो के, इस चैप्टर के राजा, किसान और नगर के। तो आपको वो पार्ट्स कहाँ मिलेंगे? वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाना है, आपने डाउट और क्वेरीज को कमेंट डाउन करना है। और मेरा चैनल सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल नहीं है, यह एक इंफॉर्मेटिव चैनल भी है। तो आपको अपने बड़े भाई बहनों को तक भी बच्चे एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी को पहुंचाना है ताकि उनके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।